हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम हैं, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से इनका ताल्लुक है। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं फैजान साहब? ठीक हैं आप? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। सर सबसे पहले तो ये कि आप लोग जिस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत चैलेंजिंग है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट होगी तो रिजर्व्स आएंगे, रिजर्व्स आएंगे तो पाकिस्तान स्ट्रांग होगा। सर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप बैंकिंग के हवाले से? देखिए, बैंकिंग सेक्टर तो आपने देखा ग्रो कर रहा था और काफ़ी जो ग्रोथ थी वो भी काफ़ी स्पीडी ग्रोथ थी। रीज़न ये थे कि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर आए तो हमने देखा कि जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर आते हैं और आपने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट ऊपर थे तो वो सेविंग कल्चर थोड़ा मुल्क का बेहतर हो जाता है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। लाइक हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो इतनी अच्छी ट्रेड नहीं करी थी पिछले 3-4 सालों से, तो उसकी एक वजह ये थी कि सरमायादारी जो है वो नहीं हो रही थी। तो अभी भी टर्नओवर फैजान भाई इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अब इंटरेस्ट रेट्स आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। स्टेट बैंक ने लास्ट टाइम ये 150 बेसिस पॉइंट कट करके जो पॉलिसी रेट था उसको 19.5 पे ले आया है। और अगर हम अभी करंट यील्ड्स की बात करें तो वो हमें दिख रहा है कि यहाँ से अगली जो सितंबर में मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर भी 150 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। अच्छा, कल भी जो टेबल ऑक्शन हुआ था उसके अंदर यील्ड्स जो थी वो 17% जो साल वाला है उसको टच कर गई हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी मार्केट है उसके अंदर यील्ड 17% से भी नीचे काम हो रहा था, यानी कि 17 और 19.5 में अभी 2.5% का डिफरेंस है। तो हमें लग रहा है कि आगे जाते हुए और हम मॉनेटरी पॉलिसी में जी हम तो ईजिंग देखें। खबर है सर जी, और ये चीज़ जो है वो आपके बिजनेस को भी बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, आपने देखा कि मैंने जिसको बताया आपको इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं उसका फ़ायदा है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो इन्फ्लेशन है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर जो है वो नीचे आ रही है। हमने इससे पहले जो 2 साल देखे उसमें 30% और 24% का इंक्रीज़ देखा। तो जो बेस था हमारा, जो क्योंकि ये बेस के ऊपर होता है ना, यानी कि अगर इंडेक्स था 2002 में 100 रुपये का, तो अगर 29% बढ़ गया तो अब वो 129 पे आ गया, वहाँ से 24% बढ़ गया तो यानी 158 पे आ गया। तो अब वो जो बेस है वो इतना बड़ा हो गया कि वहाँ से इन्फ्लेशन उस रफ्तार से नहीं बढ़ी जैसे पहले बढ़ी, जैसे जिस वक्त डॉलर ने 300 क्रॉस किया था सर। एग्जैक्टली, वो इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन थी। बिल्कुल, जो 1.5 साल पहले हमारी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमने इम्प्रूव किया है। हमने डॉलर आप देख लें जो अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह आर्मी ने जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए और जितनी भी होर्डिंग थी और जो स्मगलिंग थी उसको रोका, उसकी वजह से स्टेट बैंक के रिजर्व भी इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि वो पैसा जो पहले हुंडी के थ्रू सिस्टम चल रहा था अब वो प्रॉपर फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के थ्रू स्टेट बैंक को मिला और जो रिजर्व्स थे वो 4 बिलियन से 9 बिलियन पे आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इम्प्रूवमेंट हमें दिख रही है। इन्फ्लेशन भी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, जो स्टेट बैंक का भी टारगेट है वो 11.5 से 13.5 के दरमियान है। तो आप देखें एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है कि हम कह रहे हैं कि 24% से अब हम एवरेज लेने तो 12% पे जा रहे हैं, यानी आधी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे अगर IMF प्रोग्राम में हम आ जाते हैं तो IMF का एक रूल है कि वो रियल इंटरेस्ट रेट्स को पॉजिटिव रखता है। अच्छा, रियल इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि इन्फ्लेशन से ऊपर जो है ना, तो वो जो डिफरेंस है वो 2% का यूजली रखता है। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स 12%, इन्फ्लेशन 12% पे होगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल जून तक इंटरेस्ट रेट जो है वो 14-15% के रेंज में आ सकते हैं। अल्लाह करे, तो बड़ी अच्छी खबर सर आपने दी है। और मैं हमेशा कहता हूँ मायूसी कुफ्र है, चीज़ें बेहतर होंगी। फैज़ान साहब, गुज़िश्ता रात हमने ख़बर देखी और मुझे उस ख़बर से बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव एक वाइब महसूस हुई और मैंने भी ख़ुद एक तज्ज़िया किया कि अच्छा काम होने जा रहा है। ख़बर ये मैंने अपने इंट्रो में ही बताया कि स्टेट बैंक का प्लास्टिक के करेंसी नोट जारी करने पे गौर। दूसरी अहम खबर इससे जो जुड़ी है कि 5000 का जो नोट है इसको बंद करने की बात हो रही है। तो मुझे सबसे पहले बताएं कि ये एंड रियली अप्रिशिएट सेनेटर मोहसिन अजीज़, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और इस तरह की चीज़ें जो है एक होप देती हैं इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। वैसे तो ये बहुत कॉस्ट बेयरिंग किस्म का एक प्रोसेस होगा, क्योंकि जब आप प्लास्टिक करेंसी निकालेंगे, बेसिकली पॉलीमर बेस्ड करेंसी होगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि करेंसी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो जहाँ आप इनिशियल एक कॉस्ट लगा रहे होंगे जो इसके अगेंस्ट बात आएगी, तो आप इसके फेवर में भी कह सकते हैं कि जो नोट आप साल में 10 दफ़ा बदलते हैं वो अब शायद 10 साल में एक दफ़ा बदलने जाएगा, तो वहाँ आपको कॉस्ट बेनिफिट। ईद बकरीद पे भी मुझे लगता है कि नए नोट जारी नहीं होंगे, वही चल जाएंगे। अभी आपने देखा वो यूरो इतने बेहतर होंगे। यूरो जो करेंसी है उसका भी नोट आपने देखा वो प्लास्टिक मटेरियल का है, तो इनकी जो लाइफ होती है बढ़ जाती है। मगर एक जो सबको बहुत ख़तरा है, क्योंकि जो 5000 वाला नोट की आपने बात की, डीमोनेटाइजेशन ना हो जाए, ठीक है।
तो स्टेट बैंक यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत स्मार्टली प्ले करेगा और उसको करना भी चाहिए। और उसको ये करना चाहिए कि जो 5,000 वाला नोट जिसकी वैल्यू जो कि करेंसी, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। पाकिस्तान में जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो कोई 9.3 ट्रिलियन की है, यानी कि जो रुपया छप चुका है अब तक वो कोई 35 ट्रिलियन का है। 35 ट्रिलियन का, 35 ट्रिलियन रुपये का है, ठीक है। उसमें से 9.3 ट्रिलियन वो पैसे हैं जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिस्टम का हिस्सा जो कि डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़ में, ब्लैक इकोनॉमी में, बैंकिंग चैनल्स यूज नहीं कर रहे, वो कहीं वो नोट गायब हुए हैं नाज़रीन, वो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन वो इनविजिबल हुए हैं, जो कि वो करेंसी है जो कि आप समझ रहे होर्डिंग में जिन एक्टिविटीज़ में काम हो रहा होता है वो उन करेंसी, क्योंकि उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। तो अगर हम उस 5,000 की बात करें तो जो 5,000 है वो उस 9 ट्रिलियन का 5 ट्रिलियन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेजर अमाउंट जो है वो 5 ट्रिलियन का 5,000 का नोट है। तो जब ये पैसा सिस्टम में आ जाएगा, और सिस्टम में किस तरह आएगा कि स्टेट बैंक ये कह दे कि जिसको करेंसी एक्सचेंज करानी है वो थ्रू बैंक अकाउंट करवा ले, यानी कि आप पैसे लेके आए मेरे पास 5,000 है, मैं आपको पास नई करेंसी 5,000 की आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अगर इस तरह हो जाए तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना सर ये बहुत अच्छा है। जनरल इलेक्शन 2024 से पहले भी बड़ी खबर आई थी कि नए करेंसी नोट जारी होंगे, लेकिन उस वक्त एक अफरा तफरी थी मुल्क में और स्टेट बैंक और गवर्नमेंट दूसरे इदारे इस वक्त फेयर इलेक्शन कराने में लगे हुए थे कि जी आगे बात करेंगे, लेकिन ये अब खबर आई है और ये अच्छी खबर है। और आपने जिस तरह से कहा यही इदारों में भी बात हो रही है कि वो साफ उन्होंने चीज़ डिस्कस की है कि 5,000 का नोट जो है लोग तकियों के नीचे और तहखानों में, हमने स्कैंडल्स भी देखे मुख्तलिफ चैनल्स पे चले। और सर कुछ ऐसे हमारे इंडस्ट्री के, सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं किसी सेक्टर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो रोज़ाना उनकी डीलिंग होती है 5 लाख 10 लाख कैश में, चाहे कोई भी सेक्टर हो। मैं किसी सेक्टर की बात नहीं कर रहा वरना फिर बात पकड़ी जाएगी कि भाई इन्होंने ये बात कर दी। तो ये जो हम जैकेट्स पहनते हैं इसमें 4 पॉकेट्स होते हैं, तो 5 लाख इधर आ गए, 5 इधर आ गए, 5 इधर आ गए, 20 लाख आप लेके घूम रहे हैं और आपने ना तो उसको बैंक में डाला है और आपने जो हमारा रुपया है उसको चैनलाइज नहीं किया। इससे हमें गवर्नमेंट को नुकसान हुआ और हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ। सर मुझे ये बताएं कि चैलेंज इसमें क्या आएगा? चैलेंज ये आएगा कि सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि जी मोदी साहब ने भी जो है वो इस तरह के काम किए थे डीमोनेटाइजेशन वाले, जबकि स्टेट बैंक ने क्लियरली कह दिया है कि डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ये जस्ट चेंज ऑफ करेंसी नोट्स हैं। तो ये आ सकता है कि जी ये आप बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो टारगेट दिया है उन्होंने खाली 1 साल का ही दिया है कि वो 1 साल के अंदर अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे आपके पास कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स का विंडो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट पे आप बात करते हैं, बॉन्ड्स भी आए और बॉन्ड्स पे भी लोगों ने बड़ा शुरू में इन्वेस्टमेंट की, फिर उसको स्टेट बैंक ने बंद करने की बात की और कहा कि जी ब्लैक मनी को अपना करने के लिए बॉन्ड्स करते हैं, फिर कुछ लोगों के नाम आते हैं कुछ के नहीं आते। तो बॉन्ड के हिसाब से आप क्या देखते हैं कि ये? अच्छा पहले तो मैं आपको क्लियर करूँ कि मैं जो हूँ वो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो बॉन्ड्स वैसे ही जो है वो हलाल इन्वेस्टमेंट में नहीं आते हैं। अच्छा, एज फार एज कंसर्न द इस्लामिक बैंकिंग, वेरी नाइस सर। ठीक है। अच्छा बॉन्ड्स जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को जमा करता है इस लालच में कि किसी एक का प्राइस निकलेगा। ठीक है, मैंने कुछ साल पहले एक एनालिसिस किए थे और उसमें मैंने जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग निकाली थी स्टेट बैंक की या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, सॉरी, तो वो जो फंडिंग की कॉस्ट है वो सिर्फ 5% है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त 19.5 पे हैं। ठीक है, और जो स्टेट बैंक ने मैं एक टर्म आपको बताता हूँ आपके नाजरीन के लिए कि एक मिनिमम डिपॉजिट रेट होता है जो कन्वेंशनल बैंक्स के ऊपर लागू होता है। अच्छा। उसका मतलब ये है कि अगर आपका पॉलिसी रेट 19.5 है तो उसके ऊपर एक फ्लोर है और एक कैपिंग है। ठीक है, यानी कि बाजार इसके बीच में रहेगी। ठीक है, सही है। तो जो फ्लोर है, काइबोर शामिल है? मैं आपको काइबोर को ही बताता हूँ। इन दोनों के बीच में यानी कि अगर पॉलिसी रेट 19.5 पे सेट कर दिया है तो जो डिस्काउंटिंग विंडो है, जब बैंकों के पास पैसे नहीं होते वो जाके डिस्काउंटिंग कराते हैं स्टेट बैंक से, वो 20.5 पे, और जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो जाके पैसा स्टेट बैंक के पास रखवा देते हैं, वो 18.5 के ऊपर है। तो जो मिनिमम डिपॉजिट रेट है वो फ्लोर से 50 पैसे नीचे है, यानी कि 18% का रिटर्न एक कमर्शियल बैंक ने अपने डिपॉजिटर को देना ही देना है। ठीक है,
तो ये इसलिए करता है ताकि एक सेविंग कल्चर जो है वो इकोनॉमी में चलता रहे। अच्छा फैजान साहब, डिजिटल बॉन्ड की भी बात हो रही है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? डिजिटल करेंसी के ऊपर स्टेट बैंक ने काफ़ी प्रोग्रेस स्टार्ट किया है और इस पे लग ये रहा है कि स्टेट बैंक की कोशिशें हैं और बैक एंड फोर्थ स्टेट बैंक ने काफ़ी इस पे सेमिनार्स भी किए इंटरनेशनल पैनल्स के साथ, उसमें मैं भी शामिल था। तो मैंने देखा है कि जो स्टेट बैंक का जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्विक है और इसकी तरफ हम बहुत जल्द हम देखेंगे कोई डेवलपमेंट होगी और एक डिजिटल करेंसी पाकिस्तान में आएगी। जो डिजिटल करेंसी का मसला है वो आपको पता है वो यही है कि वो रेगुलेटेड नहीं है। रेगुलेटेड ठीक है। और यही चैलेंज हमें जो हमारे जो यूथ ख़ास तौर पे जो आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं उसमें भी हमें एक डिसएडवांटेज ये है कि वो चैनलाइज नहीं हो रही है। अच्छा फैज़ान साहब, एक अहम सवाल है, स्टेट बैंक की बातें सुन के, खबर सुन के खुशी तो हो रही है, लेकिन मुझे एकदम से झटका भी लगा कि हम खुद मुख्तार तो नहीं है, IMF प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। तो हम इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने से पहले IMF, तो आपको लगता है कि IMF ये इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा और हमारी मुल्क में ट्रांसपेरेंसी, ख़ास तौर पे ये जो रुपये की इसमें स्मगलिंग है और होल्डिंग जो लोग करके रखते हैं, इस वाले इक़दाम में स्टेट बैंक इस पॉलिसी को सराहेगा? देखिए, पाकिस्तान जो है वो काफ़ी दफ़ा IMF प्रोग्राम का हिस्सा रहा है और पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में मेरा जो व्यू है वो शायद दूसरों से डिफरेंट हो, मगर पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में IMF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि IMF वो डंडा है जो आपको ट्रैक पे रखता है। ठीक है, तो IMF के होते हुए चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। हमने देखा कि अभी बांग्लादेश में करेंसी किस तरह उन्होंने रखी। हम एग्जांपल ले जाते हैं टर्की की। टर्की ने एक टाइम तक अपनी करेंसी को मैनेज किया, पाकिस्तान ने भी ये किया था एक दौर में। ठीक है, उसके बाद जब वो बबल जो करेंसी की एडजस्टमेंट होती है उसके बाद इन्फ्लेशन भी होती है, सब होता है। अब टर्की का हाल देख लें आप कि पिछले कई सालों से वहाँ इन्फ्लेशन 70% है। ठीक है, वहाँ का इंटरेस्ट रेट 50% है। तो हम इजिप्ट, जब पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो इजिप्ट भी था। इजिप्ट में हमने हाल देखा कि वो उनकी चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई, मगर पाकिस्तान किस तरह बचा रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी। उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। आपकी बिजली के पैसे 51% बढ़ गए, गैस के पैसे 100% बढ़ गए। ठीक है, सब्सिडीज़ ख़त्म हो गई, मगर हमने इकोनॉमी को गिरने से बचा लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो IMF विल ऑलवेज इंकरेज यू टू स्टार्ट डॉक्यूमेंट योर सिस्टम। मैं आपसे करेंसी सर्कुलेशन की बात की थी। करेंसी सर्कुलेशन पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ये 25% बनती है, जो कि किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो इस पैसे को जब हम डॉक्यूमेंट कर देंगे तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब हम टैक्स की बात करें, अगर पाकिस्तान का टैक्स टू GDP इज़ लेस देन 10%, और हमने बहुत कोशिश की इमरान खान के दौर में भी, नवाज शरीफ के दौर में भी, कि किसी तरह ये नंबर इम्प्रूव हो जाए, मगर हमने देखा है कि नंबर इम्प्रूव नहीं होता। फैजान साहब, मुझे याद है, मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और स्टार्ट के उनके 2 साल बहुत खूबसूरत गुजरे। हमारा जो डॉलर था वो भी बहुत स्टेबल था और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब नवाज शरीफ निगरां वज़ीर आज़म की कुर्सी देने से पहले उठे तो 108 पे डॉलर था और पेट्रोल हमारा 100 से अंदर था, और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो पेट्रोल ने हमारे सेंचुरी क्रॉस की। तो वो जो 2016-17 वाला टाइम था ना, आई बिलीव पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत टाइम वही था। उसमें भी ना कॉन्फ्लिक्ट आता है बातों में। डॉलर स्टेबल होता है जब आपके पास डॉलर का इन्फ्लो कंटिन्यूसली रहे। ठीक है, अगर आप डॉलर को आर्टिफिशियली मैनेज करेंगे, मैंने आपसे जिस तरह कहा है, तो डॉलर अपनी मार्केट वैल्यू पे आई जाएगा। जितना आप उसको पुश करेंगे वो उतनी स्पीड से जाएगा। बिल्कुल सही। जब वो स्पीड से जाता है तो फिर वो देखता नहीं है कि कितना नुकसान हो रहा है, फिर वो नुकसान देता हुआ जाता है। तो ये चीज़ देखें ना कि आप इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में कितनी बढ़ गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इन्फ्लेशन की मैंने आपसे बात की, आपकी जो रियल इनकम है वो रिड्यूस हो गई। किस तरह? यानी कि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों का, बल्कि अगर हम कहें कि इस साल भी पिछले 2 साल लगा लें कि एक साल 29% बढ़ी, एक साल 24% बढ़ी, तो आप अपना और दूसरों का ज़रा अपनी जो सैलरी पे स्लिप से मुकाबला कर लें कि क्या वो 30% बढ़ी है। ये भी है। तो आपकी बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से रियल इनकम तो कम हो गई। रियल इनकम, यानी कि एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद आपको फर्दर झटका कब लगा कि जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, जब IMF ने कहा कि सब्सिडीज खत्म करो और प्राइसेस पास ऑन करो, तो बिजली के पैसे भी बढ़े और गैस के पैसे भी बढ़े। चीखें निकल रही हैं। मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना नाज़रीन बहुत मुश्किल हो गया है। और फैज़ान सलीम साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपने इतनी खूबसूरती से पाकिस्तान की इकॉनमी को और इतनी अच्छी तरीके से ये बात कही